तो अभी तक हमने जाना दूरदर्शन और निकट दर्शन के अंदर दूरदर्शन का पक्ष कि कैसे दूर से देखकर व्यक्ति को डायग्नोज करें, उसका एक कुछ हमने संक्षिप्त जानकारी ली। अब आती है बात निकट दर्शन की। पास मतलब बहुत नियरेस्ट, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, इतनी दूर। जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं वो दूरदर्शन है, और जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं वो निकट दर्शन है, जिसको देखने के बाद हम ये जान लें कि व्यक्ति को क्या रोग है। तो निकट दर्शन के दो पार्ट बनाए। पहला पार्ट बनाया ऑल मेडिकल रिपोर्ट्स, जिसमें चाहे पैथोलॉजिकल हो और चाहे रेडियोलॉजिकल हो, एक्सरे है, एमआरआई है, अल्ट्रासाउंड है, और चाहे ब्लड के, यूरिन के टेस्ट हैं, जो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं, वो सारी रिपोर्ट्स निकट दर्शन में आती हैं। हम उनको देख करके पढ़ते हैं और फिर बताते हैं इसको ये तकलीफ हो सकती है। तो एक पार्ट ये है जिसकी डिटेल्स में मैं यहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये डिटेल्स अपने को ऑलरेडी नेट पे भी मिल जाती है और हमने अपने सिस्टम के अंदर भी आपको उसमें से कुछ डाल कर दे रहे हैं। अभी निकट दर्शन का पार्ट नंबर 2 आया, वो है शरीर को देख करके कैसे जानना कि इस व्यक्ति को क्या बीमारी है, उसके सिम्टम्स क्या क्या आ रहे हैं, जो रूट कॉज बता दें। तो उनमें से 4 चीजें महत्वपूर्ण है, वैसे 3 है, लेकिन 3 में से चौथी और एक चीज है, रूप, रंग और आकृति। रूप, रंग और आकृति, और चौथी चीज जुड़ती है जो कहीं कहीं अप्लाई होती है, वो है मात्रा। रूप, रंग, आकृति, मात्रा, इन चारों चीजों को देख करके हम डायग्नोसिस कर पाए कि इसको बीमारी क्या है। जैसे नंबर 1 आता है एक्सक्रीशन, शरीर से बाहर निकलने वाली चीजें। अब क्या क्या चीजें बाहर निकलती हैं जिनको हम शरीर से निकलते समय जिनको देख लें, जैसे थूक निकलता है, सलाइवा, जितने हमारे म्यूकस हैं वो सब निकलते हैं। स्वेट यानी पसीना निकलता है, यूरिन, मोशन, ब्लड, वीर्य, ये हमारे शरीर से निकलने वाली चीजें हैं। इनको देखने के बाद हम इनका रूप कैसा है, इनका रंग कैसा है, इनकी क्वांटिटी कैसी है और इनकी मात्रा कितनी है, इनको देखने मात्र से हम डायग्नोज कर सकते हैं। अब जैसे यूरिन है, यूरिन आउटपुट थोड़ा ही आया है, कम आता है। 24 घंटे के अंदर हमने देखा एक व्यक्ति को नॉर्मली जितना पानी पीता है उसके अनुपात में भी 1.5 से 2 लीटर यूरिन उसको होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं हुआ है, बहुत कम हो रहा है, तब हम जानेंगे कि आखिर कैसा है, क्यों आ रहा है। वीर्य की मात्रा है, जान लिया उसमें कि भाई कितने सेल्स डेड है, कितने सेल्स मरे हुए हैं। म्यूकस की मात्रा है, अभी सामान्य व्यक्ति इतना कफ, इतनी खांसी करता है, इतना वल्गम बाहर निकालता है, उसको देखने के बाद जानेंगे कि इस व्यक्ति को क्या बीमारी है। मात्रा भी देख ली, उसका कलर भी देख लिया, जिसके बारे में बात करूंगा। तो यूरिन और मोशन, लैटिन, तो लैटिन की मात्रा और लैटिन का प्रकार, शौच का, उसका रंग, उसकी आकृति, ये सारी चीजें जानकर, मतलब इनको देखने के बाद हम बता देंगे उसको बीमारी क्या है। तो हम बात करते हैं, पहले बात करते हैं यूरिन से। यूरिन पीला है, इसका मतलब है शरीर में गर्मी अधिक है। यूरिन लाल है, इसका मतलब है रेड है, माने येलो और रेड में फर्क है। अगर यूरिन रेड है जिसका ब्लड जैसा कलर आ रहा है, इसका मतलब है कि अंदर इंटरनल एरिया में कहीं भी कोई ब्लीडिंग हो रही है या कोई सर्जरी हुई होगी अभी। तो कभी कभी जैसे हम स्टोन वगैरह की सर्जरी करते हैं तो कुछ समय के बाद यूरिन में ब्लड के कुछ पार्टिकल्स आते हैं जिसके कारण से वो रेड नजर आता है। अभी यूरिन रेड है, हमने अब उसने खाई थी चुकंदर, चुकंदर खाने के कारण भी कभी कभी यूरिन रेड आ जाता है। तब कैसे जाने, तो उसके लिए और 2-3 चीजें अप्लाई करने के बाद हम पूछकर भी, उसके लिए पूछना पड़ेगा जो श्रवणन में आएगा, भाई कल क्या खाया था, वो श्रवणन का पार्ट है। लेकिन यहां हमने केवल 2 चीजें देखी, पीला है मतलब गर्मी है, लाल है इसका मतलब है व्यक्ति के शरीर में रक्त के कुछ कण बाहर निकल रहे हैं। अभी यहीं पर व्हाइट है, सफेद एकदम व्हाइट कलर आ रहा है, तब उसका कारण कुछ और होगा। यूरिन गाढ़ा आ रहा है, बहुत गाढ़ा आ रहा है, तो अब गाढ़े में भी 2-3 प्रकार की चीजें आती हैं।
टपक रहा है यूरिन, लेकिन उसके साथ तार जैसा गिर रहा है। मतलब क्या है? इतना देखने के बाद ही यूरिन बहुत गाढ़ा है, हम जान जाएंगे कि पुरुष है तो कुछ वीर्य के कण उसमें जा रहे हैं। इसका मतलब है शीघ्र पतन की अवस्था इसको बहुत ज्यादा होती है। इतना देखने के बाद बता देंगे। उसने यूरिन किया, यूरिन करने के बाद ही थोड़ी देर के बाद चींटी आ गई, तब क्या जान जाएंगे? शुगर है। क्यों? निकटतम पास में देख रहे हैं ना कि ये अभी पेशाब किया था, उसमें ये आ गया, चींटी आ गई। ऐसे ही यूरिन कर रहा है और यूरिन करते समय वहां झाग आ रहा है, अधिक झाग आ रहा है। इसका मतलब है यूरिन में यूरिया की मात्रा अधिक बढ़ रही है। तो हमने यूरिन को देखने के बाद उसके साथ संबंधित सब्जेक्ट्स को, उसके साथ संबंधित ऑर्गन और ग्लैंड्स को भी मैच कर दिया। इसी प्रकार से मोशन, लैटिन। तो लैटिन की सबसे बड़ी पहचान है अगर उसमें अनडाइजेस्टेड फूड पास हो रहा है, भिंडी खाई थी, टमाटर खाया था, मटर खाई थी, तो मटर का छिलका, दाल का छिलका, टमाटर का छिलका, टमाटर का बीज, भिंडी का बीज, ये लैटिन में पास नहीं होना चाहिए। और अगर लैटिन में पास हो रहा है, इसका मतलब है पाचन खराब है, डाइजेशन ठीक नहीं है। केवल देखा, ऐसे ही देखा, लैटिन बहुत ज्यादा हार्ड है। मतलब जैसे बकरी की मैंगनी होती है, इस तरह से बकरी की मैंगनी जैसे टाइट टाइट ऐसा अगर मोशन किया है, मतलब क्या है? ये व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन और गैस वाला व्यक्ति है। पानी कम पीता है, यही हमने बता देंगे, पानी बहुत कम पीता है। इसी प्रकार बहुत पतला पतला लूज, एकदम लूज है। एक है सेमी सॉलिड और एक है लूज। तो सेमी सॉलिड और लूज में सेमी सॉलिड होना ये भी अच्छी बात नहीं है, और लूज होना तो एक अलग ही बात है। अगर उसका लूज है, सॉच आनी चाहिए, उसका कलर आना चाहिए ब्राउन शेप, पहली सॉच का इतना बड़ा पार्ट सॉलिड, और उसके बाद जो है वो सेमी सॉलिड होना चाहिए। वन टाइम यानी एक ही बार में लैटिन पास हो जानी चाहिए। लगातार 10 मिनट बैठा हुआ व्यक्ति फिर भी लैटिन नहीं आ रही है, इसका मतलब है कॉन्स्टिपेशन है। तो लैटिन हमने देखी, देखने मात्र से ही जान लिया इस व्यक्ति का पेट कैसा है, ये पाचन करता है कि नहीं करता है, इसका ऑर्गन काम ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए सफेद अगर लैटिन आ गई, व्हाइट, इसका मतलब है इसका लीवर खराब है, जॉन्डिस या कुछ और ऐसा हो रखा है, व्हाइट लैटिन आ जाएगी। अगर लैटिन काली आ रही है, एकदम डार्क ब्लैक है, इसका मतलब इंटरनल ब्लीडिंग पहले से हो रखी है। अगर लैटिन एकदम रेड है, इसका मतलब इसको पाइल्स भी हो सकते हैं, इसका मतलब फ्रेश ब्लीडिंग है, रेड ब्लीडिंग है। रेड अगर उसका लैटिन है तो रंग को, क्वांटिटी को, रूप को और आकृति को, जैसे हमने देखा होगा पशु, जितने भी पशु हैं एक बार में ही शौच करते हैं, जितना है वो सब निकाल देते हैं, पहले सॉलिड उसके बाद सेमी सॉलिड, और उस समय पर किसी प्रकार का भी मल उस पशु से कहीं चिपका हुआ नजर नहीं आता। लेकिन जिस पशु से उसका मल, उसकी जो वीट है, अगर वो चिपकी हुई है, इसका मतलब हम जानते हैं कि वो पशु रोगी है। तो लैटिन भी इसी प्रकार की, शौच भी इसी प्रकार की आती है। और हम जिसकी मैंने बात की है, आप अपनी शौच को रोज जरूर देखिए, आप अपनी लैटिन को रोज देखिए। क्या वो लैटिन फटी 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 है? क्या वो लैटिन चिपकी हुई है? क्या उस लैटिन में म्यूकस अधिक पास हो रहा है? मतलब पॉट पर आपने जब लैटिन की तो वो पॉट पर चिपक गई। अगर चिपक गई है तब आप किसी क्रॉनिक बीमारी के रोगी होने वाले हो। अगर उसमें अनडाइजेस्टेड फूड पास हो रहा है तब ये मानिए कि आप किसी भयंकर बीमारी की से ग्रसित हो जाओगे। क्यों? आपका खाना ठीक से पचता नहीं। तो शौच देखने के बाद, मैं अभी शौच में काफी डिटेल में चला गया, सभी विषयों में बहुत डिटेल, लेकिन मुझे यहां आपको कुछ बीमारियां उसके संबंध में आपको जानकारी देनी है। तो पहले बात की हमने यूरिन की, फिर हमने बात की मोशन की, शौच की, इसके बाद हम बात करते हैं म्यूकस की। अभी अगर म्यूकस चाहे वो नाक से निकले चाहे मुंह से निकले, वल्गम जिसको कफ बोलते हैं, अब अगर उसका रंग व्हाइट है, सफेद है, मतलब है शरीर में एल्कलाइन की मात्रा बढ़ी हुई है। और अगर उसका रंग येलो है, पीला है, इसका मतलब है शरीर में एसिड यानी गर्मी की मात्रा बढ़ी हुई है।
और अगर है उसका कहीं रंग लाल, तो इसका मतलब है कि आपके गले में या जहां म्यूकस फॉर्मेशन हो रहा है उस जगह पर या फिर लंग्स में कहीं ना कहीं रक्त विकार आ रहा है, ब्लड वेसल्स ब्रेक हो रही हैं जो बाहर निकल कर आ रही है। जैसे टीबी वाले व्यक्ति को ट्यूबर, जैसे ही उसने थूका खासकर और उसमें लाल आ गया, तो टीबी वाले व्यक्ति को ज्यादातर ब्लड आना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार म्यूकस में रनिंग नोज है, नाक पतली निकल रही है, जुकाम तो है लेकिन पतली है, इसका मतलब आपका एल्कलाइन साइड का जुकाम है। तब आप ट्रीटमेंट पे उसको अप्लाई करेंगे तो एल्कलाइन को आउट करने वाले यानी शरीर के जो शरीर है उसके लेफ्ट पार्ट पर जितने ट्रीटमेंट अप्लाई किए जाते हैं वो सब उसके लिए हितकर होंगे। क्यों? एल्कलाइन था। अभी यहां पर अगर उसका म्यूकस बहुत गाढ़ा है, जाम है, फंसा हुआ है, टाइट है, निकल नहीं रहा है, मतलब एसिड की मात्रा अधिक है, गर्मी की मात्रा अधिक है, तो ऐसे ट्रीटमेंट जो एसिड कम करने का मतलब रोगी के शरीर के दाएं भाग पर जिन पॉइंट्स को अधिक प्रेशर दिया जाता है वो उसके लिए उपयोगी होंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन बढ़ाने वाले ट्रीटमेंट भी उसके लिए बहुत उपयोगी होंगे। तब म्यूकस को देखने के बाद हम, चाहे वो मुंह से निकला हो, चाहे नाक से निकला हो, चाहे शौच के माध्यम से निकला हो, हम उसकी बीमारियों को जान सकते हैं। इसी प्रकार पसीना, पसीना देखते हैं तो पसीने में चिपक है कि नहीं है, पसीना आता है कि नहीं है। हाथ, ज्यादातर लोगों के हाथ एकदम गीले, ऐसे अगर मुट्ठी बंद कर दें 1 मिनट तो टपकना शुरू हो जाए, इतना ज्यादा एक्सेस स्वेट जिनको आता है, मतलब स्वेट ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रही है। कुछ लोगों को पसीना ही नहीं आता, ड्राई स्किन पड़ी रहती है। तब हम पसीने की क्वांटिटी देखकर भी उसके बारे में जान जाएंगे कि ये इसको ड्राइनेस अधिक है, इसके स्वेट ग्लैंड ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। केवल पसीना और पसीने की चिपक, चिपकता, हाथ मिलाया ऐसे किया और चिपक गया, मतलब क्या है? इस व्यक्ति का पेट ठीक नहीं है, मोशन ठीक से नहीं आते हैं, तब ऐसा चिपकने वाला पसीना उसमें से निकलेगा। तो पसीने की मात्रा, पसीने का रंग, बहुत से लोग होते हैं जिनके कपड़े पीले हो जाते हैं, बनियान या अंडरगारमेंट जिसको हम बोलेंगे, अंडरगारमेंट थोड़े दिनों के बाद ही पीली होना शुरू हो जाती है, मतलब है उसका लीवर ठीक से और इंटेस्टाइन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन की और बिलिरुबिन की मात्रा उसके ब्लड में अधिक बढ़ी हुई है। तब मात्र स्वेट यानी पसीना देखने के बाद हम ये जान जाएंगे कि उसको क्या तकलीफ है। निकट दर्शन। पसीने के बाद आता है रक्त, ब्लड। अब ब्लड एक तो काम नहीं कि सैंपल टेस्ट होगा जो हमने कह दिया भाई उसमें जाके, लेकिन तो भी इसके अलावा भी कभी कभी ब्लड वेसल्स ब्रेक हो जाती हैं, जल्दी, बहुत जल्दी ब्लीडिंग हो जाती है, नाक से बहुत जल्दी ब्लड निकल जाता है। अब इसका टेस्ट क्या कराएं? तो गर्मी अगर बढ़ी हुई है तब नक्सीर जिसको बोलते हैं, लोगों को बहुत जल्दी नक्सीर हो जाती है, यहां से वो निकला रक्त, तब हम जान जाएंगे अरे इसको तो गर्मी है। तो रक्त की अवस्था देखकर भी, क्वांटिटी भी देखकर हम इसको जान पाएंगे। और इसी प्रकार से सीमन और वीर्य जिसकी बात मैंने बोली, पानी में अगर वीर्य डाल दिया जाए तो सेल जीवित हैं या मरे हुए हैं ये दोनों से पता चल जाएगा। मरे हुए हैं तो तैर जाएंगे और जीवित है तो डूब जाएंगे। तो केवल वीर्य को पानी के ग्लास में डालने पर ही बता सकते हैं इनको इनफर्टिलिटी है या नहीं है, ये गर्भ धारण करने के योग्य है या नहीं है। तो केवल इस अवस्था को जानने के बाद कि भाई गर्भ धारण करा सकते हैं, इतना इनके वीर्य में स्पर्म काउंट है, केवल पानी को देखने मात्र से, उस पानी में डालने मात्र से हम जान सकते हैं। तो हमने कुछ एक्सक्रीशंस जिनकी आपको बात की निकट दर्शन में। अब इसका दूसरा पार्ट आता है और वो आता है अंगों की अवस्था। अब सारे अंग, कौन कौन सा अंग कैसे है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक बात करेंगे अंगों की। तो अब देखेंगे अंगों का रंग देखेंगे, अंगों का रूप देखेंगे, अंगों की फिर से आकृति देखेंगे, है ना, उनकी अवस्था देखेंगे कैसी है। तो सिर से लेकर बात करें तब त्वचा कैसी है, नजदीक देख करके बता सकते हैं, ड्राइनेस है, ब्लैक है, काली है, नीली है, हरी है, पीली है। रंग देखने के बाद हम जान सकते हैं, जैसे जॉइंटिस अगर हो गया है और ज्यादा अगर जॉइंटिस हो गया है, पीलिया हो गया है, तब कहां कहां रंग बदल जाएगा, तो स्किन के रंग में फर्क पड़ जाएगा। किडनी के रोगी की स्किन डल हो जाती है,
डार्क यानी ब्लैक जैसी होना शुरू हो जाती है, डल होना शुरू हो जाती है, रूखी होना शुरू हो जाती है। क्यों? पानी का परसेंटेज बहुत कम होता है, 1 लीटर से ज्यादा पानी उसको पीने की अनुमति नहीं होती है, तब ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है। छोटे छोटे फोड़े निकल रहे हैं, तब हम इसको अरे इसको स्किन डिजीज है। तो सोराइसिस बीमारी ऐसी है जिसके अंदर सेल बहुत ज्यादा बनते हैं और मरते हैं, यानी शरीर के सेल एक्स्ट्रा बनते हैं स्किन के, तो उससे जगह 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 पपड़ी 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 ऐसे करके हो जाती है। एक्जिमा भी एक अलग प्रकार की बीमारी होती है, तो स्किन से संबंधित है, हम देखकर बता देंगे अरे ये एक्जिमा है, सोराइसिस है, नजदीक से देखकर हमने बता दिया। तो त्वचा को देखकर, त्वचा बहुत रेड हो रही है, लाल हो रही है त्वचा, चेहरे पर देखा बहुत लाल हो रहा है, तो हम जान जाएंगे इस व्यक्ति का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, हो सकता है इस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बहुत अधिक हो, तब भी रेड हो जाती है। तो त्वचा को देखने के अनेक प्रकार हैं। त्वचा के साथ अब हम पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं, माथा, फोरहेड, कान, नाक, आंखें, जीभ, होठ, चिन, थोड़ी, ये गाल के मसल्स, इनकी आकृतियां बदल जाती हैं थोड़े समय के बाद। गर्दन, कंधे, कलाई, यानी सारे जॉइंट्स की बात करता हूं, स्पाइन, रीढ़ को देखने के बाद भी उसकी बीमारियों के बारे में जाना सकता है। तो बहुत डिटेल्स में है। घुटना, अभी घुटना लाल है, उभार है, लाल भी हो रहा है, उभार भी हो रहा है, और क्योंकि ये स्पर्शन में आ जाएगा, लेकिन दर्द मतलब उसका छूने के बाद गर्म भी है, तब हम जान जाएंगे कि भाई इसको सीवियर इन्फ्लामेशन है घुटने का। तो एक एक अंग की एक एक आकृति को देखने के बाद उसका डिटेल्स डायग्नोसिस हम बताएंगे। अब जैसे आंखें हैं, आंखें सफेद हैं, आंखें पीली हैं, या आंखें लाल हैं, इन तीनों कलर को देखने के बाद जान जाएंगे इस व्यक्ति की क्या तकलीफ है। हाई ब्लड प्रेशर है कि नहीं है, जॉइंटिस है कि नहीं है। आंखों को यहां ऐसे करके, यानी केवल नीचे देखने के बाद, आंखों के नीचे जो स्किन है उसको देखने के बाद ही हीमोग्लोबिन कितना है, कम है या ज्यादा है, ये देखा जा सकता है। आंखों पर रेड लाइन आ रही है, धारियां अधिक रेड रेड आ रही हैं, या आंख का पूरा पार्ट, मतलब कंजक्टिवाइटिस है या अन्य कोई तकलीफ है, ये आंख को देखने मात्र से बता सकते हैं। और आंखों को देखने से ही व्यक्ति के बचपन से लेकर आज तक की अवस्थाओं के बारे में भी जाना जा सकता है। इसी प्रकार नाक की पोजीशन, ये आकृति कैसी है नाक की, कहते हैं ना फेस रीडिंग करना, फेस रीडिंग भी तो एक डायग्नोसिस है। नाक की शेप देखने के बाद व्यक्ति की आदत के बारे में बताया जा सकता है, बीमारी के बारे में तो बताया जा सकता है। आंखों के नीचे यहां काले गड्ढे हो गए, माने गड्ढे होना और काले हो जाना, काले घेरे आ जाना, तो क्या उसको नींद ठीक से नहीं आ रही है? अगर आंखों के नीचे काले घेरे हैं, इसका मतलब नींद ठीक से नहीं आ रही है। अगर आंखों के नीचे काले घेरे भी हैं और गड्ढे भी हैं, तो मेल हो या फीमेल, दोनों के बारे में बात कर सकते हैं। खासकर मेल के बारे में, ये बहुत ज्यादा मास्टर वेशन का शौकीन है, बहुत अधिक वीर स्खलन करता है, नींद ठीक से आती नहीं है, तब उसके आंखों के नीचे गड्ढे भी आ जाएंगे और कालापन भी आ जाएगा। दोनों स्थितियां, अंदर आंखें धंस जाएंगी, तो देखने मात्र से आपने बता दिया। ऐसे फीमेल्स हैं, अगर बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज उसको हो रहा है, तब काले घेरे भी आ जाएंगे, यानी डार्क सर्कल भी आ जाएंगे, और आंखें भी अंदर चली जाएंगी वाइट डिस्चार्ज के कारण से। तो केवल यहां देखने के बाद आपने जान लिया। चीक्स, गालों को देख करके बता दिया। जिनके लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, लीवर में हीट अधिक हो रही होती है, तब ये गाल का ये एरिया कभी कभी रेड हो जाता है। बच्चों को आपने ज्यादा देखा होगा, बुखार के अंदर जैसे बुखार आ गया तो बच्चे के गाल लाल हो जाते हैं। चीक्स देखने के बाद आपने कह दिया अरे इस बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। गड्ढे गाल अंदर चले गए हैं, तो जिनको बचपन में लंग्स डिजीज होती है, यानी अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस की अवस्था हो गया, ब्रोंकाइटिस तो नहीं होगा, अस्थमा ही होगा, या फिर निमोनिया बिगड़ गया था, आगे चलकर इन लोगों के गाल अंदर चले जाते हैं। ये तब हम जान जाएंगे इसको क्या प्रॉब्लम आई थी। फोरहेड, ये एरिया काला हो गया है, माथा, ये एरिया बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे ये एरिया ब्लैक डार्क होता है। इसका मतलब इनके शरीर में, खासकर इंटेस्टाइन के पार्ट पर, इंटेस्टाइन में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा है। आंतों में
अधिक टॉक्सिन जमा होने के एक लंबे समय के बाद फेस यानी चेहरा काला होना शुरू हो जाता है। गालों पर पिगमेंटेशन, इस एरिया में बहुत पिगमेंटेशन है इस एरिया में, इसका मतलब है स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, तनाव। सिर्फ ये एरिया पिगमेंटेशन में तनाव अधिक रहता है। ऐसे व्यक्ति को एड्रिनल का ट्रीटमेंट और जो CNS 8 है ना, गर्दन का ट्रीटमेंट, ये दोनों देते रहो देते रहो देते रहो, ठीक हो जाएगा। और साथ ही स्पाइन की T8 जो थोरेसिक 8 है उसको भी हल्का हल्का प्रेस करते रहो, यानी 6 से लेकर 8 के बीच में हल्का हल्का दबाते रहो, निकल जाएगा। तब यही एरिया गालों का था, जाना कि उसको डिप्रेशन है। जैसे जैसे डिप्रेशन, जैसे ही व्यक्ति के अंदर एक्साइटमेंट होता है, व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा होती है, आप चेहरे का रंग अलग प्रकार का होता है। जब व्यक्ति डिप्रेशन में होता है, मुरझाया हुआ होता है, तो उसके चेहरे के इंप्रेशन अलग प्रकार से होता है। तब आप देखकर ही बता सकते हैं कि इसको क्या तकलीफ है। जीभ अपने आप में ही बहुत बड़ा डायग्नोज है। जीभ देखने के बाद तो आप पैदा कब हुए थे, पैदा होने से लेकर आज चाहे आप 70 साल के हैं, आपकी बहुत सारी चीजें एट इट इज लिखी जा सकती हैं व्यक्ति के बारे में। उसकी इंटेस्टाइन कैसी है, उसका लीवर कैसा है, उसका हार्ट कैसा है, दिमाग कैसा है, उसको तनाव कैसा है, उसका डाइजेशन है कि नहीं है ठीक, अनेक सारी। इवन अनुभव के आधार पर मैंने ये भी देखा है फीमेल के कितने अबॉर्शन हुए हैं। अबॉर्शन, नेचुरल डिलीवरी और अबॉर्शन। अबॉर्शन इस दुर्घटना, नेचुरल डिलीवरी एक अच्छी घटना है। तो दुर्घटना 2 हुए हैं, 3 हुई हैं, ये जीव देखने के बाद ही बताया जा सकता है। पाइल्स हैं कि नहीं है, कोई क्रॉनिक बीमारी है कि नहीं है, ये जीव देखने मात्र से पता है। जीव डायग्नोसिस, टंग डायग्नोसिस बहुत बड़ा डायग्नोसिस है निकट दर्शन के अंदर, जिसके लिए अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें मैं शेयर करता हूं। जो जीभ है उसकी जो शेप है ऊपर से नीचे, जो ऊपर का एरिया है वो ब्रेन के एरिया को, यानी आप जीभ को ऐसे ही मान लीजिए, यहां से लेकर यहां तक का पूरा जीभ है, ये ऐसे जीभ को मान लो। अब ब्रेन मतलब ऊपर का एरिया, अगर लाइनें बहुत अधिक हैं, धारियां कट 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 अधिक हैं, लाइनें ऊपर जीभ में, इसका मतलब है स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है। अगर वह जीभ का एरिया बहुत ज्यादा मतलब व्हाइट हो रखा है, येलो जैसा हो रखा है, उसके ऊपर अधिक, वैसे आप साफ करो, मैं जरा डिफरेंट बात बोल रहा हूं, आप जीभ साफ करो या न करो, आपका अगर पेट ठीक है तो जीभ आपकी ठीक रहेगी, और अगर पेट ठीक नहीं है तो कितनी बार भी साफ कर लो, मैल की लाइन जमी रहेगी। पशु जीभ साफ नहीं करते लेकिन फिर भी तो ठीक रहता है। कुत्ता कभी जीभ साफ नहीं करता, फिर भी तो ठीक रहता है। और आप भी जब जिंदगी में जीभ नहीं साफ कर रहे, आपकी जीभ तो साफ रहती है, क्योंकि जीभ तो सेल हैं जो हर समय बनते और बिगड़ते रहते हैं। हाँ, स्मेल ना आए इसके लिए जीभ साफ करना जरूरी है, लेकिन आपकी जीभ आपका डायग्नोज करती है, आपके बारे में बहुत सारी चीजें बताती है। तो ऊपर का एरिया था लाइनिंग, वो ब्रेन के साथ संबंधित थी। साइड का एरिया था ये, तो ये लंग्स के साथ संबंधित है। और पूरी धारी ऊपर से लेकर जीभ जो है ऊपर से लेकर नीचे तक एक मोटी कट लगी जाती है। समझ लेना इस व्यक्ति का एलिमेंट्री कैनाल जो ट्रैक है भोजन की, जो फूड पाइप है, वो कभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रहा है, लगातार बीमार रहा है और बहुत ज्यादा दवाइयां खाई हैं, इसीलिए उसके ऊपर से लेकर नीचे तक हो गया। मध्य यानी आधी जीभ से ऊपर की तरफ गड्ढा है, नीचे नहीं है। इसका मतलब है इस व्यक्ति को कभी ज्यादा वोमिटिंग हुई थी, यहां से लेकर यहां तक की तकलीफ अधिक रही थी। मध्य जीभ पर ऊपर से नीचे तक कलर अलग है, मध्य में यानी जीभ है उसका बीच का लाइन, उसमें कलर अधिक है, रेडनेस है। समझना इसको एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। अब आती है बात नाभि से नीचे की। तो अगर उसकी जियोग्राफिकल टंग है ऐसे आसपास आसपास ऐसे कट 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 कट, मतलब है इसकी इंटेस्टाइन का फंक्शन ठीक नहीं है, मोशन ठीक से नहीं होता, एक बार में क्लियर होना चाहिए वो नहीं होता। जीभ पर अनेक 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 कट हैं। मीजल्स जिनको आए हो, माता जिसको निकली हो, आप उसकी जीभ, उसको बचपन में माता निकली थी, आप बाद में जाके जीभ चेक करिए, उसकी जीभ पर अनेक सारे कट 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 ऐसे होंगे, अनेक सारे होंगे, जिनके फेस पर भी दाने 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 आ जाते ना। मीजल्स निकले थे लेकिन फेस पर दाने 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 आ गए, उसके कारण भी जीभ से पता चल जाएगा हाँ इसको ऐसा हुआ था, कितने साल पहले हुआ था, यह भी जीभ डायग्नोसिस बता देता है। तो जीभ का रंग
जीभ की अवस्था, जीभ की आकृति, ये बता देती हैं कि बीमारियां क्या क्या थी। अभी जीभ के बाद अगला बात आती है चिन की, ठोड़ी की। तो ठोड़ी भी अनेक सारी चीजें बताती है। गर्दन भी, गर्दन की आकृति कैसी है नजदीक से बैठ करके हम बता सकते हैं, लेकिन स्पर्शन के लिए मैंने आपको जानकारी दी होगी रीढ़ ऊपर से नीचे तक कैसी है, स्पर्श करना या देखकर बताना। रीढ़ में ऊपर से नीचे तक कहां उभार है और कहां दबाव है, एक एक ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है वो। बहुत से लोग हैं जिनका ये गर्दन का ऊपर का एरिया ऐसा कुब बना होता है ऊंचा, सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा उनको हो रही होती है, मतलब गलत पोस्चर और गलत खाने की आदतों से उसको इस सर्वाइकल में तकलीफ आ रही होती है। बहुत से लोग हैं जिनकी ये जो पीछे का एरिया है जहां स्पाइन का डोर्सल एरिया है, डोर्सल एरिया बहुत बाहर निकला होता है, मतलब कभी भी इनको कैल्शियम की गड़बड़ी रही है और गलत पोस्चर में रहे इसीलिए भी निकल जाता है। लंबर एरिया अगर बहुत अंदर धसा हुआ है, इसका मतलब है इस व्यक्ति को पेट का रोग रहा है और वो भी इंटेस्टाइन का रोग रहा है और वो भी कॉन्स्टिपेशन का रोग रहा है, कब्ज बहुत रही है, वायु बहुत अधिक बनती है। लेकिन वही स्पाइन अंदर ना धस के स्ट्रेट है या बाहर की तरफ है, इसका मतलब है इस व्यक्ति को लूज मोशन बहुत रहे हैं। अब है तो स्पाइन, लेकिन बता दिया कि लूज मोशन है, कॉन्स्टिपेशन है, ये अनुभवजन्य चीजें हैं लेकिन बहुत प्रैक्टिकल है। तो स्पाइन को देखने मात्र से जानना क्या बीमारी है। ऐसे ही एक एक अंग शरीर का निकट दर्शन से बताते समय कंधा, कोहनी, कलाई, जॉइंट्स, जो अर्थराइटिस वाले लोग हैं, रियोमेटॉइड अर्थराइटिस वाले लोग हैं, इनके सारे शरीर के जोड़ों में सूजन रहती है, शेप बदल गई यानी आकृति बदल गई, रंग बदल गया, रूप बदल गया, डिफॉर्मिटी होना शुरू हो गई। आप बता देंगे रियोमेटॉइड अर्थराइटिस है या सिंपल अर्थराइटिस है, दोनों देखकर बता सकते हैं। ऐसे ही अपने आप में एक बहुत बड़ा डायग्नोसिस है नाखून का डायग्नोसिस, नेल्स का डायग्नोसिस। नाखून देखने मात्र से व्यक्ति के बारे में, उसके इंटरनल सिस्टम के बारे में, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर तीनों ये नाखून बता सकते हैं। आगे क्या होने वाला है ये भी बता सकते हैं, क्या हो रहा है ये भी बता सकते हैं, और क्या हो चुका है ये भी बता सकते हैं। ज्यादातर लोगों के मैं कुछ कुछ चीजें शेयर करता हूं, जैसे मोटी खुरदरी धारी वाली लाइनें आती हैं, कुछ को देखा होगा नेल्स पर ब्लैक लाइन आती है, कुछ को देखा होगा नेल्स पर ये जो नेल का अपर पार्ट है यहां चंद्रमा जैसा व्हाइट, नाखून पर व्हाइट होता है, कुछ के नेल्स पर व्हाइट 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 डॉट्स होते हैं। तब ये क्या बताते हैं डॉट्स? तो डॉट्स कहते हैं इस व्यक्ति को कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, नाखून पर आ गया। ये जो नाखून का चंद्रमा बताता है कि इस व्यक्ति को लीवर की तकलीफ है, लीवर ठीक नहीं है, ये बता देगा कि इसका लीवर फंक्शन ठीक नहीं है। इसी प्रकार अनेक सारी धारियां जो बता देंगी इसका इंटेस्टाइन फंक्शन ठीक नहीं है, और वहीं उन धारियों पर ऐसे रफनेस आ जाए, मतलब है इसको गैस फॉर्मेशन काफी पुराने समय से होती है, मतलब इंटेस्टाइन ठीक नहीं है, आंतों की गड़बड़ी बता रही है। और वहीं अगर गड्ढे आ जाएं नाखून पर, इसका मतलब है पोषक तत्वों की बहुत बड़ी कमी है। वहीं फंगल इन्फेक्शन आता है और नाखून आगे की तरफ उभर जाता है, इम्यूनिटी पावर कम हो रही है। और वहीं पर अगर नाखून व्हाइट होते जा रहे हैं, सफेद होते जा रहे हैं, मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। नाखून येलो हो रहे हैं, पीले हो रहे हैं, ऐसे टच किया पीले, मतलब जॉइंटिस आ रहा है। और नाखून अगर नीले होते चले जा रहे हैं तब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है शरीर में, नीले नाखून हो गए हैं। सर्दियों में बहुत बार देखा होगा आपने, आप जब ज्यादा ठंड में रह जाते हैं, जिनकी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, नाखून नीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए मैं यहां एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट शेयर करूंगा, अगर आपको या आपके परिचित लोगों को नेल पेंट लगाने की आदत है तो दोनों हाथों पर कभी मत लगाइए, एक हाथ पर लगाइए, जिससे हमारे जैसा व्यक्ति या अब आपके जैसा व्यक्ति उसके बराबर से नाखून निकल कर जाए तो बताते हैं ठहर 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 ठहर, तेरे साथ तो ये तकलीफ है, मतलब जान जाए, अर्जेंट है। अगर वो ये जान गया तो जान तभी पाएगा जब आपके नेल्स देख करके बता देगा। यहीं पर
हाथों की ये उंगलियों के जोड़ और कुछ बताते हैं। आपने ऐसे देखा, ये एरिया नाखून मतलब उंगलियों के जोड़ अगर डार्क और ब्लैक है, इसका मतलब है आपके शरीर में B12 की डेफिशिएंसी है। और B12 की डेफिशिएंसी है, इसका मतलब है आपको थकान बहुत जल्दी होती है, फटीग बहुत जल्दी होती है। केवल मात्र उंगलियों के पीछे एरिया को जानकर आपने बता दिया कि इसको B12 की डेफिशिएंसी है, इसका मतलब है लीवर फंक्शन ठीक नहीं है। और अगर यही मोटा हो रहा है, हार्ड भी हो रहा है, इसका मतलब है हार्मोनल इम्बैलेंस भी है, कहीं ना कहीं हार्मोन्स भी गड़बड़ हो रहे। इसलिए जिन लोगों की स्किन बहुत मोटी होती है और खासकर इन एरिया पर मोटी होती है, देखा हमने और देखने मात्र से उसको जानकारी दे दी कि भाई तेरे को ये तकलीफ है। तब नाखून देखकर, त्वचा देखकर, जोड़ों की आकृति देखकर, आंखों की अवस्था देखकर, जीभ को देखकर, रीढ़ को देखकर, पैर दोनों एक दूसरे से समान है कि नहीं है, हम अंगूठे और उंगलियों को आपस में, अंगूठों को, दोनों पैरों के अंगूठों को मिलाते हैं और देखते हैं कि इसके पैर समानांतर हैं कि नहीं है, नेवल अपसेट तो नहीं है। और इसी प्रकार हाथों की ये लाइनें देखकर, ये जो लाइनें हाथों की, दोनों हाथों की लाइनें जब समान हो, ये ऐसे, मैंने ये अगर ये समान हैं, इसका मतलब है नाभि ठीक है, और अगर ये समान नहीं है तो नाभि ठीक नहीं है। हाथों के पीछे के साथ साथ हाथों के आगे देखने के बाद भी आप डायग्नोस कर सकते हैं हाथों पर रफनेस बहुत है क्या, हाथों पर पसीना पसीना देखने से, अरे बहुत पसीना आता है, गले गले से रहते हैं हाथ, तो गले हुए हाथ रहते हैं मतलब पसीना बहुत ज्यादा आता है इसको, इसका मतलब है इसका सर्कुलेशन सिस्टम ठीक नहीं है, इसकी स्वेट ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रही है। तब स्वेट ग्लैंड ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाए। तब हमने निकट दर्शन में शरीर के अंगों की अवस्था, शरीर का मतलब उनकी रूप, रंग, आकृति और मात्रा, ये चारों चीजों को देखने के बाद हम व्यक्ति के बारे में एक एक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के बारे में बता सकते हैं। ये डायग्नोस इतना स्ट्रांग होता है कि एक ज्योतिषी और एक डायग्नोस करने वाला व्यक्ति, केवल देखकर डायग्नोस करने वाला व्यक्ति, उसके बारे में बहुत 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 सारी चीजें बता सकता है। ये बहुत बड़ा बृहद शास्त्र है। मैं तो आपको उसके बताने के मोड में आ गया था, लेकिन मुझे पता चला कि भाई ये बताऊंगा तो यही सारा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, तो फिर मैं और भी चीजें, क्योंकि आगे भी एक बीमारी को लेकर, केवल एक बीमारी को लेकर कौन कौन सी आकृतियां उसमें चेंज होती हैं। जैसे पेड़ देखते हैं ना, स्टेम, पेड़ को काटने मात्र से, एक बार पेड़ काट दो और काटकर जो एक्सपर्ट लोग हैं वो देख के बताते हैं कितने साल पुराना पेड़ है, ये स्टेम को बता देंगे। सींग देखकर पशुओं के बता देते हैं लोग कि कितना उम्र हो गई इसकी, पशुओं के सींग देख करके बता सकते हैं। तो डायग्नोज, निदान करना, जानना, तो हम तो यहां सिम्टम्स जानने की बात कर रहे हैं। तो अभी हमने जाना डायग्नोज के पक्ष में, निदान के पक्ष में दूरदर्शन और निकट दर्शन। इस निकट दर्शन के अंदर हमने पैथोलॉजिकल लैब्स के बारे में बात की, और पैथोलॉजिकल लैब्स के साथ साथ हमने शरीर के अन्य अन्य अंगों के बारे में बात की, जिसमें हमने उसकी शरीर का रूप कैसा है, शरीर का रंग कैसा है, शरीर की आकृति कैसी है, और शरीर की जो सीक्रेशंस हैं उनकी मात्रा कैसी है। इन चीजों को हमने डिटेल्स में जाना। तो ये था हमारा दर्शन पक्ष। इसके बाद अगले डायग्नोसिस की बात करेंगे और वो था श्रवणन। लेकिन दर्शन पक्ष का एक आधार, बेसिक चीजें मैंने आपको ये बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बात करेंगे श्रवणन डायग्नोसिस, श्रवणन निदान, सुनना या प्रश्न करना। एक चिकित्सक के लिए ये बहुत जरूरी है। ऐसे तो सारे ही पक्ष अभी तक हमने बात की, चाहे वो दर्शन हो चाहे स्पर्शन हो, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन श्रवणन
बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? जब तक आप किसी को सुनेंगे नहीं तब तक वो खुद हल्का नहीं होगा। अभी तो आपने उसको देखकर जान लिया उसको क्या तकलीफ है, लेकिन अभी उसने नहीं आपको जाना। जब आप सुनते हैं तब उसको ये भरोसा हो जाता है, हाँ मैंने अपना सुना दिया, मैंने इनको बता दिया। आप चाहे बेशक कहते तुम मत बता मुझे पता है, तब भी आप उसको ठीक नहीं कर सकते। क्यों? वो भी तो खाली होना चाहिए, उसको भी तो तसल्ली होनी चाहिए। तब डायग्नोस में सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सुनने के साथ साथ एक तो है उसने सुनाया, फिर आपने प्रश्न किया, और एक है प्रश्न भी नहीं किया, केवल ऐसे ही वो बोल रहा था और बोलते बोलते जान लेना। तब ये डायग्नोस का महत्वपूर्ण पार्ट आता है, सुनना। आपने केवल वो बोल रहा था और बोलते बोलते जान लिया उसको तकलीफ क्या है। जी, इसके क्रम में आते हैं चार चीजें। वो है शब्द का उच्चारण, उसका स्वर, उसकी लय और उसका अंतराल। तो शब्द, उसका उच्चारण, उसका स्वर, उसकी लय और उसका अंतराल। अंतराल यानी शब्दों के बीच में अंतराल कैसा है, अक्षरों के बीच में अंतराल कैसा है। यही अंतराल आपको डायग्नोस करने के लिए मास्टर बना देता है, और उसके शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं के बारे में, दोनों के बारे में आप जान सकते हैं। बहुत बार जब पेशेंट आता है तो कैसा बोल रहा है, या अंदर ना बैठ करके बाहर अपने और लोगों से क्या बात कर रहा है, इसी से उसका ट्रीटमेंट डिसाइड हो जाता है कि इसको ये ट्रीटमेंट दे देना, चाहे हो कुछ भी, बीमारी कुछ भी सही, लेकिन वो बोला क्या था, ट्रीटमेंट डिसाइड उसी से हो जाता है। क्योंकि 90% बीमारियां जो शरीर में आती हैं उनका कारण मन होता है, और मन में क्या चल रहा है ये शब्दों से बाहर निकलता है। तो 90% रूट कॉज जब दिमाग में है, विचारों में है, तब समाधान भी आपको उसी लेवल पर लेके जाना पड़ेगा। उस समय पर आपका श्रवणन डायग्नोसिस स्ट्रांग होना, आपको उसके बारे में जानना, ये बहुत जरूरी है, इसीलिए बहुत महत्व की बात है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ थोड़ा सा डिटेल में, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ तो भी मैं आपको बेसिक कुछ इंफॉर्मेशंस देने की कोशिश करूंगा। पहले मैंने कहा शब्द और उसका उच्चारण। शब्द का उच्चारण कैसा है, उसकी लय कैसी है, उसका स्वर कैसा है, और उसमें अंतराल क्या है। अभी एक चीज मैं आपको बोल रहा हूं वो आप जानते हैं और आप तुरंत जान जाएंगे, तुतलाने और हकलाने में क्या फर्क है। तो तुतलाने बोले वाला बोलेगा ताता दी तो दाते हैं, पल मेरे पापा जी नहीं जाते। अब ताता दी तो दाते, तो चा और रा उसका गड़बड़ है, वो तुतला रहा है। चाचा जी तो जाते हैं, मतलब ताता जी तो जाते हैं, पल पापा जी नहीं जाते। तो पल यानी पर को पल बोल रहा है, मतलब क्या है, ये तुतला रहा है। लेकिन मैंने भी जाना है, चाचा जी के साथ ही चला जाऊंगा। अब चाचा जी के साथ ही चला जाऊंगा, मैंने भी जाना है, तुम्हारे ही साथ जाऊंगा। अब ये क्या है, ये तुतलाना है। तब तुतलाना और हकलाने में जमीन आसमान का फर्क यहां देख लिया। अब यही दोनों के लिए डायग्नोस और ट्रीटमेंट भी अलग है। हकलाने वाले व्यक्ति की ज्यादातर एल्कलाइन बॉडी होती है और तुतलाने वाले व्यक्ति की ज्यादातर एसिड बॉडी होती है। एल्कलाइन ट्रीटमेंट देना शुरू कर दो, हकलाना कम हो जाएगा, और एसिड ट्रीटमेंट देना शुरू कर दो, तुतलाना कम हो जाएगा। केवल सुना, डिसाइड कर दिया इसको ये दे दो। ये तो मैंने केवल एग्जांपल दिया आपको, क्योंकि ये जानते हैं आप हकलाने और तुतलाने को। लेकिन यही दूसरी बात, इलाज किस बीमारी के लिए आ रहा है, उसका रूट कॉज आपको जानने के लिए, उसके आपके पास आते ही उसने पहला शब्द क्या प्रयोग किया, किस प्रकार से शब्द प्रयोग किया, उसी में उसका ट्रीटमेंट छुपा है। उसने शब्द प्रयोग किया तब वो क्या शर्माया हुआ था, या इम्पेशंस था, एंगर था, गुस्से में था क्या, क्रोध में था क्या,
जल्दबाजी में था क्या? अभी व्यक्ति बाहर बैठा, मेरे पास बहुत बार ऐसा होता है, पेशेंट्स अंदर आके आराम से बात कर रहा होता है, अब बाहर बैठा होता है और रिसेप्शन बार बार आती है, वो आके पूछता है मेरा नंबर कब आएगा? जाना कहीं नहीं है, पार्क में ताश खेल रहा था, लेकिन यहां आकर के वो यही है, मेरा नंबर कब आएगा? कहते अभी बस आचार्य जी फ्री करेंगे उनको, फिर आपका नंबर आएगा। और वहां 10 मिनट और लगे तो फिर आएगा दोबारा, मेरा नंबर कब आएगा? यह उतावलापन, ये बहुत बड़ी बीमारी का कारण है। उतावलापन गैस का कारण बनता है, उतावलापन जॉइंट्स पेन का कारण बनता है। और ध्यान रखना, क्यों इतने लोग जॉइंट्स पेन से परेशान होते चले जा रहे हैं? एक जगह देख करके आपको मिल जाएगा, ये श्रवण में नहीं, ये दर्शन में आती है। ये पता है कि रेल में 75 ही सीट हैं, 75 कोच के अंदर सीट रिजर्व है, लेकिन फिर भी व्यक्ति मैं पहले जाऊंगा इसके लिए उतावला है। ये उतावलापन वहां उसके दर्शन में आ रहा है, या उतावलापन उसके श्रवणन में आ रहा है। मेरा नंबर कब आएगा बोल रहा है, सुनाई देगा। अब कौन सा ट्रीटमेंट करना है? उतावलेपन के लिए, इंपेशेंस के लिए, जल्दबाजी के लिए, ये डिसाइड हो गया। कह रहा था मुझे घुटने की तकलीफ है, आपने ट्रीटमेंट करना है उतावलेपन के लिए, इंपेशेंस के लिए, जल्दबाजी के लिए, मतलब हाइपरनेस के लिए। तो जो हाइपर है उसका ट्रीटमेंट है, उसके गॉल ब्लैडर को ठीक करिए, हाइपरनेस ठीक हो जाएगी। बस गॉल ब्लैडर के लिए ठीक करिए। तो जो ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी में गॉल ब्लैडर को एक्टिवेट करने के आप देना शुरू करिए। आप देखिए, आया घुटने दर्द का है, आया कमर दर्द के लिए है, आया सिर दर्द के लिए है, लेकिन कितना फास्ट रिजल्ट आएगा सोच भी नहीं सकते आप। बहुत फास्ट रिजल्ट आएगा सिर्फ इंपेशेंस। अब इंपेशेंस वाले व्यक्ति का स्वर कैसा होता है, शब्द कैसे होते हैं, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। इंपेशेंस वाला व्यक्ति जल्दबाजी में होगा। जल्दबाजी में होगा मतलब क्या है? रेपिटेशन अधिक होंगी उसकी, शांत नहीं होगा। ऐसे लोग गॉल ब्लैडर से संबंधित होते हैं। अब दूसरा बंदा होता है, बड़ा ठंडा ही होता है, आया आराम से आ जाएगा नंबर जी, बैठा ही है, कोई बात ही नहीं। अब देखना, यहां ये बहुत महत्व की बात बोल रहा हूं। पूछा, थोड़ा सा बोला, फिर शांत हो गया, फिर शर्मा गया। ऐसे लोग जो नॉर्मली अधिक वजन वाले होते हैं, कफ प्रकृति के होते हैं, तो जो कफ प्रकृति के होते हैं ऐसे लोगों का शरीर भारी होता है, इसीलिए लोग आलसी होते हैं। इसीलिए लोग स्टेप लेने से पहले 3 बार सोचते हैं, लेते ही नहीं है, चल ठीक है कर लेंगे, क्योंकि कफ की प्रकृति इनके अंदर अधिक है, इसीलिए इनके स्वर में आ रहा है। तो कफजन्य रोग कहां से आते हैं? लंग्स को ले लो, स्टमक को ले लो। यानी ऐसे प्रकृति के लोगों के लिए इनका मेटाबॉलिज्म ठंडा है, इस मतलब स्टमक ठीक नहीं है, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, तभी इनका फैट मेटाबॉलिज्म ठीक न होने से मोटे होते चले जा रहे हैं। प्रकृति कैसी है? कफ है, भारीपन है। तब ट्रीटमेंट भी इनका डाइजेशन मेटाबॉलिज्म को ठीक करने वाला और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाला होगा। आप आए किसी प्रॉब्लम के लिए, आप पहला ट्रीटमेंट उसको डायबिटिक और मेटाबॉलिज्म का दीजिए, सॉरी डाइजेशन का और मेटाबॉलिज्म का दीजिए, और ऑक्सीजन के साथ में दे दीजिए, उनका प्राण ऊर्जा बढ़ा दीजिए और बढ़ जाएगी, व्यक्ति ठीक हो जाएगा। केवल वहां से इतना था। कार से व्यक्ति शब्दों में उसने बोला, लेकिन आते बोलते बोलते भयभीत है, डर रहा है। भयभीत वाले व्यक्ति के शब्दों का उच्चारण अलग आएगा, नॉर्मल नहीं होगा, या तो बहुत तेज होगा या बहुत स्लो होगा। अंतराल बहुत अधिक होगा शब्दों में, जिसके अंदर भय होता है, वो निकल नहीं रहे होते शब्द, और निकल रहे होते तो वो नहीं निकल रहे होते जो निकलने चाहिए। तो भय की अवस्था के अंदर अगर आ गया, इसका मतलब है उस व्यक्ति का एड्रिनल ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा है, पिनियल ग्लैंड और का भी फंक्शन ठीक नहीं है, फियर अधिक आ रहा है, तब आप उसको डील करिए। और इसी तरह से डिप्रेशन की स्थिति वाला व्यक्ति जब आता है और उसके अपने शब्द जब बोल रहा होता है, तो डिप्रेशन का व्यक्ति ज्यादातर कंफ्यूजन की अवस्था में मिलेगा, फोकस्ड नहीं मिलेगा, बातचीत करते समय गायब हो जाएगा,
अभी कोई बात कर रहा था, तुरंत दूसरी बात कर रहा है, गायब हो जाएगा। अभी वो बोल रहा है, लेकिन आपने उतने से ही जान लिया इस व्यक्ति को डिप्रेशन है। उसके स्वर में बड़ा कोई उत्साह नहीं होगा, कोई जज्बा नहीं होगा, कोई एक्साइटमेंट नहीं होगी, गिरा हुआ ठंडा ऐसा होगा, अनुत्साही होगा। डिप्रेशन में उत्साह कहां आया? तो जब अनुत्साही है, वो अपनी हारा हुआ, थका हुआ, निराश, इस अवस्था में बात कर रहा है, इसका मतलब है आया किसी बीमारी के लिए भी है, आपका ट्रीटमेंट डिसाइड हो गया। और ट्रीटमेंट कौन सा डिसाइड हो गया? कौन लुक आफ्टर करता है इसको, डिप्रेशन को? तब एड्रिनल ग्लैंड ही इसको लुक आफ्टर करती है। साथ ही साथ ब्रेन के कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स में भी गड़बड़ी हो जाती है, वहां से भी डिप्रेशन आते हैं। तो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स और एड्रिनल ग्लैंड अगर दोनों को हम एक्टिवेट करने वाले ट्रीटमेंट दे देंगे तो डेड श्योर उसकी प्रॉब्लम कुछ भी सही आप सॉल्व कर देंगे। तो उसने जो बोला यही हम प्रश्न कर रहे हैं, और प्रश्न करने के बाद उसने कोई उत्तर देना शुरू किया। हमारे प्रश्न का उत्तर क्या दिया, सुनने मात्र से आप उसको डायग्नोज कर सकते हैं। आपने जो बोला उसमें उसका स्वर कैसा था, उसकी लय कैसी थी, उसका अंतराल कैसा था, उसका उच्चारण कैसा था, यही देखने के बाद हम प्रॉपर डायग्नोज की तरफ बढ़ जाते हैं। तो श्रवणन का पार्ट बहुत बड़ा है, सुनने का पार्ट बहुत बड़ा है। मैं एक एग्जांपल देकर केवल यहां अपने इस विषय को पूरा करूंगा। एक जगह एक रोगी को मैं ट्रीटमेंट दे रहा था, और ट्रीटमेंट देते देते कोई 7-8 दिन हो गए, कोई रिजल्ट ही नहीं आया, मजा ही नहीं आया। मैं ट्रीटमेंट दूं, अब वो कह तो दे, क्योंकि मैं खुद दे रहा था इसीलिए कहते थे सर ठीक है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है, पर वो कोई रिलीफ नहीं हो रहा था। एक दिन एक घटना घटी, किसी व्यक्ति ने धड़ाम से गेट बंद किया। जैसे ही गेट बंद किया, ठक, वो व्यक्ति ऐसे शॉक हुआ। मुझे ध्यान आ गया, मैंने कुछ तो है, और वो कोई बड़े व्यक्ति थे, जज थे। तब मैंने वहां प्रश्न किया, फिर ये देखने के बाद मैंने देख लिया, दर्शन किया ऐसा है, फिर मैंने प्रश्न किया, मैंने सर आपके कोर्ट में वकील ऊंची आवाज में बोलते हैं तो कैसा लगता है? बोले ना, मेरे यहां तो अगर कोई ऊंची आवाज बोलता है तो मैं कहता हूं सुन भैया, आवाज नीचे कर, आवाज नीचे कर, ठंडा होकर, मतलब तेज आवाज नहीं, आराम से लो स्वर में बात कर। जब उन्होंने मेरे प्रश्न पर ये उत्तर दिया और मुझे ट्रीटमेंट मिल गया, और मैंने जैसे ट्रीटमेंट उस दिन अप्लाई किया, अगले दिन उन्होंने कहा वाह दीक्षित जी, मजा आ गया, कल का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लगा। तो जो मैं प्रॉब्लम को लेकर जो ट्रीटमेंट दे रहा था, वो ट्रीटमेंट तो उनको इफेक्टिव हो ही नहीं रहा था। जैसे ही मैंने ये ट्रीटमेंट दिया, और वो ट्रीटमेंट क्या था जो मैंने अप्लाई किया, क्या जाना मैंने, गेट बंद किया था, बंदे को एकदम शॉक लगा। तब मुझे समझ आ गया इनके अंदर कहीं ना कहीं कोई फियर है, भय है। तभी ठक से करते ऐसे एकदम भय आता, तभी तो कांपता है आदमी, भय से कांपता है। इसका मतलब है उसका नर्वस सिस्टम कैसा है, पुअर है। जिसका नर्वस सिस्टम कमजोर होगा वो व्यक्ति जल्दी डर जाएगा। नर्वसनेस आती है, नर्वस सिस्टम से नर्वसनेस आती है। ध्यान रखना, मैंने उसके नर्वस सिस्टम को बूस्ट करने का ट्रीटमेंट दिया, इम्यूनिटी ट्रीटमेंट दिया, बॉडी बैलेंसिंग ट्रीटमेंट दिया, और साथ ही साथ उसको वाइटल ट्रीटमेंट दिया, उसकी विटामिन को इंक्रीज करने के लिए। और जैसे ही वाइटल ट्रीटमेंट दिया, क्योंकि विटामिन सी नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग करती है, मैंने जैसे ट्रीटमेंट दिया, सेम डे थैंक यू बोला व्यक्ति ने, और अगले दिन आकर बहुत हैप्पी था। मैं पूरा 8 दिन ट्रीटमेंट देते देते थक गया। केवल एक मात्र सुनने से मैंने प्रश्न किया, सर आपको क्या ऊंची आवाज? बोले ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उत्तर मिल गया। तब सुनकर के जो डायग्नोस होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत गहरा होता है। तो आपने जाना श्रवणन डायग्नोसिस के कुछ थोड़े से पक्ष। तो ये पूरा डायग्नोस का एक आधार मैंने आपको बताया। मैं समराइज कर रहा हूं इसको। मैंने निदान के 3 प्रकार बताए। पहला बताया था स्पर्शन, फिर बताया दर्शन, और फिर बताया श्रवणन। स्पर्शन में मैंने आपको डायग्नोसिस के अलग प्रकार बताए, जिसमें मैंने नाड़ी के बारे में डिटेल्स नहीं बताई, पर नाड़ी के बारे में बताया। साथ ही न्यूरोथेरेपी के महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो स्पर्श करके व्यक्ति के बारे में बताए, और ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए हमारे को
रेडी करें वो स्पर्शन डायग्नोसिस मैंने बताया, जिसमें भिन्न भिन्न पेन पॉइंट्स बॉडी के छू करके बताना, अवस्था बताना, तापक्रम बताना, टेंडरनेस बताना, ये उसमें आई थी। इसके बाद आया था, आपको मैंने बताया दर्शन। दर्शन में दूरदर्शन और निकट दर्शन बताया। दूरदर्शन के अंदर चलती अवस्था में पहला और अंतिम कदम कैसे है, खड़ी अवस्था में व्यक्ति की पोस्चर कैसा है, उसका व्यक्ति का बैलेंस कैसा है, व्यक्ति के हाव भाव कैसे हैं, इसकी जानकारी दी दूरदर्शन में, अवस्था में भी और लेटी अवस्था में भी। और फिर निकट दर्शन के अंदर मैंने आपको पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स के बारे में बताया, और साथ ही साथ मैंने व्यक्ति के सारे शरीर के अंगों के बारे में आपको डिटेल्स इंफॉर्मेशंस दी। कि बालों के बारे में मैंने नहीं बताया निकट दर्शन में, लेकिन ये भी आगे मैं डिटेल्स और बताऊंगा। बालों को देखने के बाद कैसे पता करते हैं किसको डायग्नोस, कि इसको तकलीफ क्या है। बहुत बार स्ट्रेस वाले लोग, तनाव वाले, डिप्रेशन वाले लोगों के बाल एक अलग प्रकार के दिखाई देते हैं, और हेल्दी, हैप्पी और मस्त लोगों के बाल अलग प्रकार से दिखाई देते हैं। दोनों में फर्क क्या है, रफ बाल किसके होते हैं, रूसी किनको आती है, डेंड्रफ किसको आते हैं और किसको नहीं आते हैं। बालों का डेंड्रफ देखकर ही आप बता सकते हैं बीमारी क्या है। तो ये दर्शन में आता है। तो बालों का, स्किन का, आंखों का, माथे का, फेस का, कानों का, चिन का, टोटल इसके अंदर मैंने आपको जानकारी दी। सीक्रेशंस के बारे में बताया कि उनकी क्वांटिटी कितनी है, कलर कितना है ना, मात्रा कितनी है, अरे ये सारी जानकारी दी। तो निकट दर्शन, और अंतिम मैंने आपको बात बताई श्रवणन। और श्रवणन के बारे में मैंने आपको कहा कि व्यक्ति के शब्द, उसका उच्चारण, उसकी लय और उसका स्वर और उसमें अंतराल, इन चारों चीजों को ध्यान में रखकर हम व्यक्ति के रोगों के बारे में बता सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, एग्जैक्ट ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। तो ये था निदान का आधारभूत पार्ट, और इसकी डिटेल्स में जाएंगे एक एक बीमारी पर। इन चारों चीजों को हम साथ में लेंगे, मतलब तीनों चीजों को हम साथ में लेंगे। क्या घुटने दर्द के लिए दर्शन क्या है, स्पर्शन क्या है और श्रवणन क्या है। केवल घुटने दर्द में जब एक एक चीज, एक एक बीमारी पर इसकी डिटेल्स में जाएंगे, तब आपको और मजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।